दोस्तों वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब आपसे कोई चीज ले लेता है तो बदले में कुछ बेहतरीन चीज देता भी है। और अब इस मामले में ऊपर वाला सबसे ज्यादा मेहरबान रहा है दुनिया के मिडिल ईस्ट अरब देशों के ऊपर। और यहाँ पर चारों तरफ पूरी बंजर जमीन है, लोगों के लिए ढंग का पीने का पानी नहीं मिलता है। और यहाँ की जमीन भी जो है इतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं है जिसमें एक से बढ़कर एक खेती बाड़ी के फसलें उगाया जा सके। लेकिन इन सब के बावजूद इस खाड़ी देशों में तेल इतना है कि खड़े खड़े कोई भी देश को खरीद सकता है। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी की अगर बात करी जाए तो वो मिडिल ईस्ट में मौजूद कुवैत एक देश है जिसकी करेंसी कुवैती दिनार है। दुनिया में सबसे बड़ी करेंसी उसी की है। आज की डेट में यहाँ की कुवैती दिनार इंडिया के 270 रुपए के बराबर है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली कंपनी सऊदी अरब में मौजूद सऊदी अरामको कंपनी है। और फिर इसके अलावा कहीं न कहीं हर तीसरा देश किसी न किसी देश का दुश्मन होता है। लेकिन अरब देश से चिढ़ते हर कोई है, लेकिन मगर दुश्मन आपको शायद ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि एंड टू एंड ऑफ द डे लेकिन तेल तो हर किसी को चाहिए, है कि नहीं। हालांकि यहाँ पे सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बनता है कि सारी पावर की रूट यानी मिडिल ईस्ट में मौजूद है और वहाँ पे ऑयल और गैस रिजर्व इतने ज़्यादा कैसे मौजूद है कि पिछले कई दशकों से अरब देश तेल और गैस के बल पर पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। और क्या इस तेल को खत्म हो जाने के बाद अरब देश सड़क पर आ जाएगा? वेल, आज की इस वीडियो में ऐसे ही दिलचस्प सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो हेलो गाइज, मैं हूँ रियाज। चलिए शुरू करते हैं एक और नए वीडियो, नए एपिसोड। तो देखो दोस्तों, अरब देश में इतना तेल कैसे है? इसका जवाब दो चीजों के अंदर छिपा हुआ है। पहला पेट्रोलियम के फाउंडेशन के प्रोसेस में और दूसरा हिस्ट्री में। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि धरती के अंदर क्रूड ऑयल और बाकी के रिसोर्सेज आखिर बनते कैसे? आप आज जिस क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं उसको बनने में करीबन मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, जिसकी शुरुआत होती है समुद्र से। दरअसल समुद्र के अंदर जब मरीन और ऑर्गेनिज्म जैसे मछलियां, प्लांट, एल्गी और प्लैंटम ऐसे ही माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, उनके जीवन के अंतिम समय में उसकी लाशें सी बेड यानी कि समुद्र के सबसे नीचे वाली जमीन पर चली जाती और वहां डीकम्पोज होती रहती। और देखो, हम लोग तो इतना तो जानते ही हैं, अर्थ जैसे एक्टिव प्लैनेट पर किसी न किसी कोने पे हलचल होती ही रहती है, जिस वजह से समय के साथ साथ एक पानी के अंदर मरने वाले जीवों के लाशों के ऊपर सेडिमेंटेशन होता ही रहता है। और फिर कुछ लाख सालों बाद उनके ऊपर लाखों टन वजन इतनी परत जमा हो जाती है कि जिस गहराई में वो रिमेनेंट्स मौजूद होते हैं वहां का प्रेशर और वहां की हीट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर पहुंच जाता है। नाउ हियर कम द सेकेंड स्टेज। इवेंचुअली जितनी भी प्राचीन समय के समुद्र रहे हैं वो समय के साथ साथ अलग अलग कंडीशन के वजह से ड्राई और नीड होते गए हैं। कोई एक्सेसिव हीट या वेक्रेशन का शिकार बना, कोई नॉर्मल से टेक्टोनिक मूवमेंट का। मगर जो पीछे छूट गई वो थी समुद्र के नीचे दबी हुई जमीन, और जिन्हें सेडिमेंट्री बेसियंस के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, सेडिमेंट्री बेसियंस को बदलने के बाद इन हिस्सों का अर्थ से उनके मेंटल से संपर्क, उनके हीट से एक्सपोजर इतना ज्यादा बढ़ गया। ऊपर से जमीन के अंदर इतनी गहराई में ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल भी नहीं था, जिस वजह से प्रेशर और हीट एक्सप्लोंसरी इंक्रीज होने के बाद यही ऑर्गेनिक मेटल वैक्स जैसे एक सनसेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको केरोजोन कहते हैं। आप इसको आसान भाषा में क्रूड ऑयल का प्री प्रोडक्ट भी मान सकते हैं। अब दरअसल में बहुत ही प्रेशर और हीट का सामना इस मेटल को करना पड़ता है अगले लाखों सालों तक, क्योंकि अर्थ के ऊपर लेयर तो बनती ही चली जाती है और हीट और प्रेशर से गुजरते हुए केटोजेनेसिस नाम के एक लंबी प्रोसेस का सामना करना पड़ता है। और फिर फाइनली केटोजेनेसिस प्रोसेस पूरा करने के बाद उस ऑर्गेनिक मेटल का ब्रेक डाउन होता है और फिर वो बन जाता है हाइड्रोकार्बन। सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बना हुआ होता है और फिर वो कंपाउंड होता है, बहुत हाई प्रेशर और हीट में डेवलप हो पाता है। और फिर कंपाउंड बनने के बाद ये हाइड्रोकार्बन फिर कोयले में बदलेगा या क्रूड ऑयल में बदलेगा। नेचुरल गैस या एनर्जी रिसोर्सेस में ये उस हाइड्रोकार्बन के आसपास के सराउंडिंग, उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर और कई बार कुदरत तय करती है। इवन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जिन प्लांट और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक मैटर सेडिमेंट्री बेसन में जमा होते हैं, उनकी वैरायटी और उनके स्ट्रक्चर भी फाइनल प्रोडक्ट बनने में भी उसका रिजल्ट अल्टर करने में एक बड़ा रोल प्ले करता है। अब खैर, ये तो बात हो गई कि क्रूड ऑयल बनता कैसे है। इसके बनने का तार बेसिकली समुद्र से ही जुड़े हैं, वो भी ऐसा समुद्र जिसके नीचे हजारों लाखों साल उस ऑर्गेनिक मेटल को अच्छे खासे प्रेशर का सामना करना पड़ा।
लेकिन मगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में मौजूद अरब देशों की, जहाँ पर शायद उतनी ही बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज होगी जितनी हमारी और आपकी गर्लफ्रेंड्स है। सीधे शब्दों में एक भी नहीं। झूठ बोलो। फिर सवाल उठता है कि बिना समुद्र के यहाँ पर इतना सारा तेल आखिर कैसे आया। दैट इज वेयर हिस्ट्री अलॉन्ग विद ज्योग्राफी एंड इंटरेस्ट द चैट। देखो, वैज्ञानिक अलग अलग डेटा के मदद से हमेशा धरती के कंडीशन का अंदाजा लगाते रहते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि साल दर साल इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। ऐसे ही रिसर्च के बाद हमें ये फैक्ट पता चला कि जहां आज मिडिल ईस्ट के अरब देश हैं, असल में वही इलाका आज से करीब 10 मिलियन साल या फिर 10 करोड़ साल पहले एक मैसिव ओशियन का हिस्सा हुआ करता था, जिसको आज की ज्योग्राफी में देथिस ओशियन के नाम से रेफर किया जाता है। अब करीब 15 करोड़ साल पहले धरती की पोजीशन कैसी थी, आप इस इमेज को देखकर समझ सकते हैं। और फिर इसके बाद वही हुआ जो सभी लोग जानते हैं, धरती के ऊपर एक एस्ट्रोनॉट गिरा और फिर ढेर सारे ज्वालामुखी फटे और फिर उसी की वजह से बहुत टाइटैनिक मूव हुए, जिसकी वजह से हमारी धरती की शक्ल ही पूरी तरीके से बदल गई और फिर सारा जमीनी हिस्सा 7 कॉन्टिनेंटल में बदल गए। अब फिर नॉर्मल टेक्टोनिक के मूवमेंट के वजह से मिडिल ईस्ट की जमीन समुद्री सतह से ऊपर उठी और थेथिस ओशियन नीचे चला गया, और जिस ओशियन के अंदर करोड़ों साल दफन होने वाला ऑर्गेनिक मेटल अंदर ही अंदर इंक्रीज होता रहा और ये अपनी प्रोसीजर जारी रखा। अब करोड़ों साल जब हम इंसान धरती पर आए, हमने ये रिसर्च किया और हमने ऑयल को डिस्कवर किया और फाइनली मैक्सिमम तेल की सप्लाई लेते हैं, जो एक समय में समुद्र के नीचे होने की वजह से जो क्रूड ऑयल का इतना बड़ा रिजर्व बन चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि चाहे ये देश कितना भी पैसा क्यों न कमा ले, क्रूड ऑयल इज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि अगर कल को ये पूरी तरीका से खत्म हो गया तो अरब देश तो अगले करोड़ों सालों से पहले इसे नहीं बनाया जा सकता है। अब इस बात की गंभीरता समझते हुए इंसानियत धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल सोर्सेज यानी सोलर, विंड और हाइड्रो एनर्जी की तरफ बढ़ने लगी है। लेकिन यहाँ पर एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि अरब देशों के पास भी सारा तेल या तो खत्म हो जाएगा या इतना कम रह जाएगा कि वो अपनी इकोनॉमी सिर्फ तेल के भरोसे नहीं चला सकती है। तो फिर क्या ऐसा मौका आने पर अरब देश सड़क पर आ जाएंगे? वेल देखो, इस कड़वी सच्चाई को मिडिल ईस्ट भी अच्छी तरीके से जानता है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट भी धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसका एक बड़ा हिस्सा तेल की बजाय दूसरे सेक्टर से आए। और इस प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए अरब देशों का सबसे बड़ा टारगेट है टूरिज्म। यूएई यानी दुबई में ऐसा कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर जरूर बनता है हर साल, जिसके वजह से बाहर के लोगों को लगातार अपने देश के अंदर विजिट करने पे मजबूर कर देते हैं। विजन 2030 नाम के प्रोजेक्ट के तहत सऊदी अपनी इकोनॉमी में टूरिज्म सेक्टर को 3 से बढ़ाकर 10% पर लाना चाहता है। इसके अलावा नियोम नाम के एक फ्यूचर सिटी पर भी सऊदी तगड़ा पैसा खर्चा कर रहा है ताकि वो अपने देश में टूरिस्ट के साथ साथ अमीर लोगों को रहने के लिए भी इनवाइट कर सके। और देखिए, क्योंकि जिस देश में अमीर लोग रहेंगे तो उसका पैसा कहीं ना कहीं घूम फिर के उसी देश में आता रहेगा और इससे उसकी इकोनॉमी भी बढ़ती रहेगी। और फिर इसी माइंड के साथ कतर में भी पिछले साल फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट किया गया था ताकि बाहर के लोगों का अटेंशन वो अपनी तरफ खींच सके और अपने देशों को भी दुनिया के अंदर एक ध्यान देने वाला पॉइंट बना सके। अब इस वर्ल्ड कप को होस्ट करवाने की वजह से कतर में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना था और बहुत सारा फॉरेन मनी भी आया था, इसीलिए टूरिज्म में कतर की वैल्यू बढ़ी थी। और फिर जिस वजह से बड़े बड़े और ट्रस्टेड पब्लिकेशन इस कतर में बड़े बड़े न्यूज एजेंसीज ये सब कहती है कि कतर ने पिछले साल का वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए फीफा को घूस तक भी दी। वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी मिडिल ईस्ट में ही है। स्पेस सेक्टर में भी मिडिल ईस्ट अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे हर सेक्टर के अंदर अरब देश काम कर रहे हैं, उस स्पीड को देखते हुए और उस विजन को देखते हुए लग रहा है कि आगे आने वाले समय में अरब को फ्यूल की जरूरत ही नहीं होगी, बल्कि अरब एक पूरी दुनिया के लिए एक फ्यूल बन चुका होगा और जिसके आगे सलाम ठोकने पर बाकी देशों को मजबूर होना पड़ेगा। और जहां दूसरे के यहाँ अच्छा स्ट्रक्चर बनने पर हमारे ही देश के लोग बहुत तारीफ करते हैं, वहीं हमारे देश में जहां विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनी है तो उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, चीज़ों का रीडेवलपमेंट तो उस पर विवाद छेड़ा जाता है। टूरिस्ट स्पॉट कभी भी इसीलिए नहीं बनाए जाते हैं ताकि लोग उसे देखने आए, बल्कि इसलिए बनाया जाता है ताकि उस इकोसिस्टम से न कि लोगों के लिए एक कमाई का जरिया बने, बल्कि उस
इकोसिस्टम से इकोनॉमी को कंट्रीब्यूशन भी मिलता रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया के खुद की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 11 महीनों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को करीब 26 लाख लोग देखने के लिए आए, जिसके सिर्फ टिकट सेल से करीब 72 करोड़ रुपए कमाए गए थे। वैसे ये जगह काफी खूबसूरत है और यहाँ पर औरतों को खुद सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक ऑटो दिए हैं ताकि उसको रोजगार मिलने के साथ साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल को भी बढ़ावा दे सके। वैसे यूनिटी ऑफ स्टैच्यू घूमने के लिए टिकट को हटाकर वो पर्सनल कॉस्ट करीब 700 से 1200 रुपए आता है, जिससे आप खुद समझ सकते हैं कि इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए कई सारे ऐसे टूरिस्ट सेक्टर अलग अलग तरीके से देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। और ये बात सही है कि हमारी सरकार उस इकोसिस्टम को बनाने में थोड़ी सी असफल जरूर हो गई है, मगर ऐसे छोटे छोटे मोमेंट जहाँ पे हमें अपनी सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, वहाँ पर हम अपनी ही देश की बुराई करने लगते हैं। आखिर क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो जॉब क्रिएट होगी, और जब जॉब क्रिएट होगी तभी तो लोगों को डेवलप करने का मौका मिलेगा। और इस बात को समझते हुए बाकी के देश पूरी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, वेयर इज हम क्रिटिसाइज करने के वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक अच्छा माइंडसेट बिल्कुल नहीं है। तो आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो जरूर आप कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।